नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड के इस खास कार्यक्रम फंडनामा में। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात कराएं फंड मैनेजर से और जानें कि फंड को मैनेज करने के लिए उनका क्या स्टाइल है, क्या रणनीति है, ताकि आप और भरोसे के साथ उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर मिस्टर श्रेयस देवलकर जी से। श्रेयस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्रेयस जी, आप काफ़ी फंड मैनेज कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में और फंड्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि फंड को मैनेज करने के लिए आपका क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, क्या आपकी फ़िलॉसफी है, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में आप पहले बताइए। तो एक्सिस एज अ फंड हाउस हम इसमें जब से शुरू हुआ तभी के टाइम से ही हम क्वालिटी और ग्रोथ जिसे कहते हैं वो फिलॉसफी से फॉलो करते हैं। तो उसमें क्वालिटी क्या रहती है कि हर एक कंपनी के अगर नंबर्स में देखा जाए तो क्वालिटी अगर हमें जज करनी है तो कंपनी के जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, वो आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है कि नहीं। तो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उसके ऊपर है तो कंपनी की क्वालिटी ठीक ही रहती है। उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन रहता है कि कंपनी फ्री कैश जनरेट कर पाती है कि नहीं साल में। कुछ कंपनियों को क्या होता है कि री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, कैपेक्स करना पड़ता है, तो इसीलिए शायद फ्री कैश फ्लो ना बने। पर फिर भी हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, कितना री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फ्री कैश फ्लो कैसा है। तो ये चीज़ों से पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग कैसे है। क्योंकि अगर आपका सिर्फ पैट आ गया या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया लेकिन आपके पास कैश नहीं बना उतना या उससे बहुत ही कम बन गया तो फिर वो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं वो एक क्वेश्चनेबल हो जाती है। फिर उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर होते हैं जैसे जिसे हम क्वालिटेटिव पैरामीटर कहते हैं। तो क्वालिटेटिव पैरामीटर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे कहते हैं कि वो कंपनी के पास क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो कोई भी कंडीशन में ग्रो कर पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा सेम रहती नहीं है, कभी ग्लोबल स्लो डाउन है, लोकल स्लो डाउन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब उसके आप जब कंपनी चूज़ करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी अगर अच्छी कर रही है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से अच्छी कर रही है या फिर कोई सेक्टर टेनमेंट की वजह से अच्छी कर रही है तो उसको हम कम वेटेज देते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ख़राब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगर कोई मार्केट शेयर गेन ले पा रहा है, उसका ग्रोथ भले स्लो हो पर मार्केट शेयर में गेन है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि अगर एनवायरनमेंट भी ख़राब है फिर भी कंपनी मार्केट शेयर ले रही है। जैसे पहले सपोज अच्छे एनवायरनमेंट में वो 20% ग्रो कर रही है, बुरे एनवायरनमेंट में 10% ही ग्रो कर रही है लेकिन उसका मार्केट शेयर 35 से 40 या 40 से 45 हो रहा है, तो फिर दैट कंपनी है समथिंग डिफरेंट इन दैट। तो आप कह रहे हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का ब्लेंड रहता है आपके पोर्टफोलियो में, आपके स्टाइल में। ओके, तो ये तो बात थी कि किस तरह से आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, बट अगर मैं इसके साथ जोड़ूं कि रिस्क मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि उतना ही इम्पोर्टेंट है कि डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? तो रिस्क का क्या है कि एक है जब हम इन्वेस्ट करते हैं कोई जी भी शेयर खरीदते हैं जी। तो आप कौन सी रिस्क कैरी करते हो वो एक ओके समझना इम्पोर्टेंट है। ओके। जैसे आप इकोनॉमिक रिस्क है कंट्री की, हाँ हाँ। बिजनेस साइकिल रिस्क है वो हम्म इंडिविजुअल बिजनेस की, हम्म, उसके बाद आती है लिक्विडिटी रिस्क कि बिल्कुल। वो कंपनी की लिक्विडिटी हम्म और मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, हम्म, तो लिक्विडिटी रिस्क आ जाती है। ओके तो ये मेरे हिसाब से 3 मेन रिस्क है ओके। जिसको हम जब कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो ये 3 रिस्क हम कैरी करते हैं। जो मैंने हमें आपको फिलॉसफी में बताया कि क्वालिटी और ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ नहीं है इकोनॉमिक, तो आपने जब देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का रिस्क है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का रिस्क आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आप देखोगे कि कंपनी ऐसी चुनो जिसमें वो मार्केट शेयर गेन कर जाए। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्लो डाउन है तो वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है। आप जब कंपनी चुनते हो जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है, तो इन बैड टाइम वो फिर भी कैश जनरेट कर पाता है और उसको डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिस्क वो रिस्की बिजनेस बन नहीं जाता अपने आप में।
तो वो एक आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे जाता है। और सबसे लास्ट में आता है लिक्विडिटी रिस्क। वो लिक्विडिटी रिस्क इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार जैसे आज की तारीख में मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल। आप अगर फंड इनफ्लोज देखोगे तो बहुत ज़्यादा फंड्स है, तो आज ऐसा लगता है कि इट्स गुड लिक्विडिटी। बट कुछ टाइम ऐसे मार्केट में आए हैं जो हमने कई बार देखे कि जब लिक्विडिटी बहुत ड्राई डाउन होती है, तो वो टाइम पे आज जो नॉर्मल वैल्यूएशन लगते हैं कि 30p 40p नॉर्मल वैल्यूएशन है, पर तभी ऐसा होता है कि लोगों को 20p पे भी स्टॉक नहीं खरीदना रहता, राइट। 10p पे भी खरीदना नहीं रहता। तो वो टाइम पे स्पेशली अगर आपने जो कंपनी खरीदी है उसके बिजनेस में आपको कंफर्ट है, उसके फाइनेंशियल्स में आपको कंफर्ट है, तो आप उसमें कंफर्टेबली रह सकते हो। आपको ऐसा मार्केट गिर रहा है चलो भाग जाओ ऐसा फीलिंग नहीं आता। इसीलिए एज अ फंड मैनेजर या फिर एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप वो कंपनी का एनालिसिस फ्रॉम क्वालिटी एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अच्छा तरीके से किया है, तो ड्यूरिंग डाउन साइड्स दैट इट सेल्फ प्रोटेक्ट आपको। और क्योंकि स्टॉक नहीं गिरेगा तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिरेगा, स्टॉक तो गिरेगा ही, पर वो गिरने पे आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप उस पर डर रहे हो क्या कि इसका कुछ ख़राब होने वाला है, तो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए मैनेजिंग दिस थिंग एंड दैट्स वेयर द प्रोसेस, ये चीज़ सब इंटरलिंक। श्रेयस, आपने बात इकोनॉमी की और वैल्यूएशन की, तो मुझे ये बताइए कि ओवरऑल मार्केट आउटलुक क्या है, कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में मार्केट, और किन सेक्टर्स पर आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं? अगर आप मार्केट की बात करें तो ब्रॉडली अगर हम इकोनॉमी से शुरू करें तो इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इंडिया का कई बेहतर है कई कंट्रियों से। तो जैसे आप जिसमें पैरामीटर्स होते हैं जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हमारा कम है, फिस्कल डेफिसिट बाकी कंट्री से ज़्यादा से बेहतर है अपना, तो उसमें भी हम बाकी कंट्रियों से कम है। कोविड की वजह से सबका पहले प्री कोविड लेवल से बढ़ गया है, लेकिन बाकी कंट्री से हम लोग कंट्रोल में है। फिर इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में कंट्रोल में है। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो ग्लोबली भी पीक आउट तो हो गई है, अभी वो 3 महीने बाद कम हो गया, 6 महीने बाद कम हो गया, वही कॉल बाकी है, पर वो पीक आउट तो हो गई है। तो और स्पेशली आप अगर क्रूड का प्राइस देखेंगे जो अपने कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो 80 के नीचे आज चल रहा है। तो ये सब कंडीशंस है, एक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं जो इंडिया के लिए बेहतर है। अब बिजनेसेस की तरफ आए तो जनरली 3 तरीके के कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्सपोर्ट्स। तो पहले हम आपने पूछा कि कहाँ पे कंसर्न है और कहाँ पे अच्छा लगता है, तो एक्सपोर्ट्स जो पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट 1 साल से जब से इंटरेस्ट रेट अपवर्ड साइकिल शुरू हुआ तब से बहुत बार ऐसा सुनाई दिया कि कहीं रिसेशन होगा क्या कोई कंट्री में, या कोई कंट्री में स्लो डाउन होगा क्या इसकी वजह से। तो ये चीज़ जो है उसकी वजह से एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ एनी कंपनी जहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि जैसे हमने वो लास्ट 1 साल में आईटी सेक्टर में पाया भी कि आईटी सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर जहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई कंसर्न्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए वो फिर सेक्टर में सब सेक्टर में वो आईटी हो या कोई ऑटो एंसिलरी का एक्सपोर्ट हो या फिर कोई कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट हो, क्योंकि अलग अलग सेक्टर एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन आपका कंपनी एज अ कंपनी अगर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वहाँ पे हमें थोड़ा कंसर्न दिख सकता है। अगर वो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, तो हमने ये देखा है कि लास्ट कई सालों में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर ने धीरे करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाया ही है, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर ठीक ही कर रहा है। और अगर हम कंजम्पशन सेक्टर पे आए तो कंजम्पशन में एक ऑब्जर्वेशन जब से कोविड आया, जनरली क्या होता है कि कोई भी डिसरप्शन होता है इकोनॉमी में तो कोविड इज़ अ डिसरप्शन। तो ऐसे डिसरप्शन के बाद जनरली जिसे के शेप रिकवरी बोलते हैं तो वो होता ही है। तो उसमें अपर पार्ट ऑफ के में आपको पहले बेनिफिशियरी दिखते हैं, लोअर पार्ट ऑफ के में नहीं दिखते हैं। पर वो लोअर पार्ट ऑफ के का स्लो डाउन अभी बहुत टाइम हुआ है। तो देर आर वन कैन बिलीव
कि क्या इसमें रिकवरी आ सकता है, तो यहाँ सब में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एज ऑफ लास्ट क्वार्टर एंड जैसे रिजल्ट सीजन हमने देखे, तो कई कंपनियों ने एक्सपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत अब हमने देखा होगा कि उनके रिजल्ट में और कंपनियों के परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे दिखा, बट बाकी सेगमेंट्स में जैसे चल रहा है वैसे तो चल रहा था, ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं पर वैसे चल रहा था। ओके। अच्छा, आप जिन फंड्स को मैनेज कर रहे हो उनमें से एक फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, और ये मेरा काफ़ी पसंदीदा फंड रहा है, मेरा फेवरेट फंड रहा है। तो मैं उसको लेकर कुछ आपसे सवाल जानना चाहूँगा। कुछ पहली बात तो इस फंड को लेकर मतलब क्या आपका स्टाइल है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ओवरऑल बात की आपने, लेकिन इस फंड की हम बात करें, और इस फंड में अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर, केमिकल टॉप पर हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है इस सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा रखने की, उसको थोड़ा बताइए आप। तो स्मॉल कैप फंड में भी एज फार एज फिलोसॉफी इज कंसर्न और द वे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमारा लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल कैप हो, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो मैंने क्वालिटी ग्रोथ बताया वो सभी कंपनियों में और सभी सेक्टर्स में सेम होता है। अच्छा। पर आप अगर अपॉर्चुनिटी सेट देखें तो आप देखें पाएंगे कि लार्ज कैप अगर है टॉप 100, तो उसमें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे एफएमसीजी, उसमें ऑटो ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑटो, तो ये सब सेगमेंट ज़्यादा दिखते हैं। तो ऑब्वियसली उसका रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में ज़्यादा रहता है। जब आप मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हो तो उसमें फिनेंशियल्स अच्छे करने वाले बहुत ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे एफएमसीजी बहुत ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे ऑटो ओईएम्स है नहीं। अब उधर क्या है, उधर है ऑटो एंसिलरी, उधर है केमिकल, उधर है मैन्युफैक्चरिंग, उधर है कुछ आईटी, फिर हेल्थ केयर जैसे जैसे आपने हाईलाइट किया, हॉस्पिटल्स जो है, तो ये सब सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देख पाएंगे कि हमारे मिड कैप फंड, हमारा स्मॉल कैप फंड, इसमें ये सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो सेगमेंट में ही ये सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। उसमें डायग्नोस्टिक कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह के बिजनेसेस भी, हाँ, हॉस्पिटल्स, तो ये सब का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होने के कारण आप मिड में उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पाओगे, स्मॉल में और ज़्यादा पाओगे। तो ये बाय डिज़ाइन है। अभी हम अगर सेक्टर की बात करें तो कई सेक्टर है, स्पेशली जब आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ डूइंग वेल, तो मैन्युफैक्चरिंग में सभी कुछ आता है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका ऑटो एंसिलरी भी है, केमिकल भी है, कैपिटल गुड्स भी है, सारे के सारे सेक्टर अच्छे कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर ये 2015 से ही अच्छा कर रहा है। अगर आपने देखा होगा तो एक्चुअली वो सेक्टर धीरे धीरे करके बहुत रिलेट हो गया। 2015-16 में कंपनी 10 से 12 पी पे थी, फिर 15 से 20 हो गई, फिर 30 से 40 हो गई, फिर 40 से 50 हो गई, कुछ कंपनी तो 40 के ऊपर चली गई पी में। तो ये स्ट्रक्चरल री-रेटिंग ये सेक्टर का लास्ट 6-7 साल से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है। वो क्या हुआ कि पोस्ट कोविड जो रिकवरी हुई उसमें कंजम्पशन सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, तो इसलिए B2B सेक्टर्स जैसे केमिकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उभर के आया कि ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। बट अगर आप केमिकल की बात करें तो मेरे हिसाब से वो पहले से ही अच्छा कर रहा था, ब्रॉड बेस्ड था, बहुत सारे IPOs आ गए इन बिटवीन, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया। पर ये कंपनीज, ये सेक्टर कैसा है कि इंडिया में ओल्ड सेक्टर है, राइट। इसमें फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, इट्स नॉट कि अभी अभी नहीं शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी इन फार्मास्यूटिकल्स हैज़ इट्स रूट्स इन आवर स्ट्रेंथ इन केमिकल इंजीनियरिंग एज अ स्किल सेट इन इंडिया। तो ये पुराना सेक्टर है, प्रमोटर्स ने बहुत टाइम से इसमें इन्वेस्ट किया है, भी है, इंडिया में बहुत अच्छा स्किल सेट है, तो इसकी वजह से ये सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां, और ऊपर से देन आपके पास स्किल सेट है और फिर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक मेक इन इंडिया हो, चाइना +1 हो, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ और आती गई। तो ये सेक्टर इसकी वजह से लास्ट 6-7 साल से अच्छा ही कर रहा है। दूसरा आपने बताया कि हेल्थ केयर, तो आपने पाया होगा कि अगेन हॉस्पिटल्स है दिस सेक्टर। तो एक्चुअली सम ऑफ दिस सेक्टर्स जो असेट हेवी सेक्टर्स जिसे बोलते हैं, वो होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो आप हमारे कई दूसरे फंड्स में होटल्स भी आपने पाया होगा। तो
कुछ कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे रिलेटिवली एसेट हेवी सेक्टर्स है, वहाँ पे एक दूसरी चीज़ पाई गई है कि प्राइसिंग पावर जो है जिसे बोलते हैं वो कई ऐसे सेक्टर में धीरे धीरे करके आना शुरू हुई, क्योंकि मल्टीपल रीजंस रहे उसके लिए, पर आपने इसीलिए अर्निंग ग्रोथ पे भी उसके इम्पैक्ट्स देखे होंगे। तो कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ग्रोइंग, ये जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स ज़्यादातर हम यहाँ पाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी स्पेशली एंड स्मॉल कैप मोर, वहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट्स, ये थीम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि लार्जर सेक्टर्स जो रहते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़े हैं, वो कंपनियां अपने आप ही में लार्ज कैप हो जाती है। मिड और स्मॉल कौन से रहते हैं जहाँ पे सेक्टर लार्ज हो पर अनऑर्गेनाइज बड़ा है और फ्रैगमेंटेड है, तो इसलिए वो कंपनी भी छोटी है और वो स्मॉल कैप में है। तो इसलिए आप स्मॉल कैप कम सेक्टर्स में नेचुरली रिप्रेजेंटेशंस इसके ज़्यादा देखते हो। सुरेश, आप क्योंकि लार्ज कैप भी मैनेज करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी मैनेज करते हैं, तो लार्ज कैप में क्योंकि टॉप 100 स्टॉक्स का ही यूनिवर्स है, उसमें से सिलेक्शन करना होता है, बट जब बात आती है स्मॉल कैप की तो यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज है आपके लिए कि बहुत बड़े यूनिवर्स में से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं? तो ये बताइए थोड़ा सा, कैसे रहता है आपके लिए? मतलब ये एक्चुअली ये वो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रेड्थ है, नंबर ऑफ स्टॉक्स की भी, नंबर ऑफ सेक्टर्स की भी। जैसे मैंने बताया कि इसमें अपार्ट फ्रॉम, जैसे लार्ज कैप सेक्टर में क्या होता है कि कंपनियां ही बड़ी है, तो उनका डिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो इकोनॉमिक साइकिल पे भी बहुत डिपेंडेंट रहती है। स्मॉल कैप सेक्टर्स में वो कंपनियों का डिपेंडेंस इतना ज़्यादा रहता नहीं, तो वो अपने आप ही में एक हद कंपनी अगर सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहा हो फिर भी वो अच्छा कर जाती है। तो ऐसा देखा जाए तो इसीलिए स्मॉल कैप सेगमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी साइज़ भी ज़्यादा है और तो इसमें चॉइस भी ज़्यादा मिलता है। तो अभी लेकिन ये जो टाइम है इस वक्त पर, जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्मॉल कैप में, और क्या सही समय है इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का? मेरे हिसाब से मैं हमेशा ही इन्वेस्टर के लिए, यानी मैं भी जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूँ तो आई एम ऑलवेज फॉलोअर ऑफ परसेंटेज अलोकेशन, कि आपके पर पोर्टफोलियो में। तो ये मतलब बता रहे हैं आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं? वो भी अपना पैसा से ज़्यादा कैसा मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो टाइमिंग जो रहता है कि अभी मिड कैप चलेगा, अभी स्मॉल कैप चलेगा, अभी लार्ज कैप चलेगा, यहाँ से वहाँ रोटेट करो, वो ईजियर सेड देन डन होता है कि आप राइट टाइम पे कर पाते हो कि नहीं, कितनी बार राइट टाइम पे किया, कहीं गलत हो गया, कहीं सही हो गया। उससे अच्छा आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका टाइम होराइजन है, आपका आपको पोर्टफोलियो में कितना रिस्क रखना है, उसके हिसाब से एक प्रपोर्शन डिसाइड करें कि अगर कोई एग्रेसिव है, यंग है, उसका एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैन बी हायर, बट वो एक बार परसेंटेज अलोकेशन आपने जब डिसाइड किया तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो जब हम ऐसे माइंडसेट में जाते हैं कि अभी लार्ज से मिड में जाए, मिड से स्मॉल में जाए, तो उसमें बहुत बार टाइमिंग का इशू हो जाता है कि राइट टाइम पे हम कर नहीं पाते। इसलिए मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि आप आपके रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क में और आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस में एक पोर्टफोलियो डिसाइड करें कि कितना लार्ज मिड स्मॉल होना चाहिए, और वो थ्रू आउट द साइकिल सेम रखें। क्योंकि रिटर्न्स बेस्ड हमेशा क्या होता है कि आप अगर 2020 के जनवरी में जाके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि मिड एंड स्मॉल हैज़ अंडर परफॉर्म लार्ज कैप, और तभी लोग बोलते कि नहीं, अभी मिड एंड स्मॉल में नहीं डालना है। अब 3 साल में ही वो इतना चल गया कि अभी मिड और स्मॉल का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दिखेगा, फिर लगता है कि अरे यही अच्छी कैटेगरी है, लार्ज एकदम खराब कैटेगरी। तो आप जब पास्ट रिटर्न देख के हम उसमें डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अभी कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसमें आपका टाइमिंग का और गलती होने की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तो इसीलिए आप वो परसेंटेज डिसाइड करें और ऐसे एलोकेट करके वैसा मेंटेन रखें थ्रू एंड थ्रू। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। फिर भी जैसे अपने सेक्टर्स की बात की, कुछ सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि हम
ये जानना चाहें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से किस तरह का मार्केट कैप बेटर परफॉर्म कर सकता है। हालांकि आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, पर फिर भी अगर कोई इन्वेस्टर करना चाहे तो क्या स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं? जो 2 साल पहले से 2020 में जैसे मैं बता रहा था, प्री कोविड का मार्केट ले लीजिए, तभी एक वैल्यूएशन गैप्स थे कि लार्ज कैप एक्सपेंसिव, मिड कैप सस्ता, स्मॉल कैप और सस्ता। तो ये जो गैप्स है वो बहुत हद तक वो भर गए हैं। अभी बिटवीन द सेगमेंट्स वैल्यूएशन गैप्स ज़्यादा रहे नहीं। कुछ कुछ सेगमेंट्स में है, वहाँ पे कोई डिबेट कर सकता है कि उसका क्वालिटी अच्छा है तो इसलिए वो इट डिज़र्व्स 15 पी, डोंट डिज़र्व 30 पी। तो वो डिबेट हमेशा चल सकता है। तो एडजस्टिंग फॉर दैट, तो ऐसा नहीं है कि एक है कि स्मॉल कैप में 15 पी या फिर सस्ते स्टॉक अवेलेबल है, पर ऑलवेज डिबेट कैन बी वेदर इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट ज़्यादा पी। तो एडजस्टिंग फॉर दैट इन अ गुड एस्टेब्लिश्ड नेम्स जो डिस्कवर हो गए, उसमें भी वैल्यूएशन आर्बिट्राज रहा नहीं है ज़्यादा बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो फ्रॉम वो पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फॉर सिलेक्शन, तो वो उसमें मुझे लगता नहीं है कि देर इज़ अ केस फॉर वन सेगमेंट ओवर अदर। अब दूसरी तरीके से देखा जाए कि अपॉर्चुनिटी सेट, तो अपॉर्चुनिटी सेट जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा से ही मिड और स्मॉल में ज़्यादा रहा है, क्योंकि इधर की बहुत सारी कंपनियां डिपेंडेंट नहीं रहती है। क्योंकि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ पे जनरली लार्ज कैप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनको मैच्योर हो गया है, स्केल आ गया है, तो उनका 60-70% ग्रोथ इकोनॉमी पे डिपेंड रहेगा, 20-30% ग्रोथ वो खुद क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड रहेगा। वाइल मिड एंड स्मॉल में वो खुद क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ डिपेंड रहता है। तो इसीलिए ये कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। दूसरी ये बात है कि आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे, ये 15-12 साल पुरानी बात है, तब से 14 साल एक्चुअली, तब से एक पाया गया कि कॉरपोरेट सेक्टर रिस्क एवर्स हो गया व्हेन इट कम्स टू टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो इसीलिए सिस्टम में आप देखोगे तो बहुत सारे लार्ज हो या मिड हो या स्मॉल भी हो, बहुत सारी कंपनी के प्रमोटर डीलीवरेज रखना पसंद करते हैं। डीलीवरेज का मतलब डेट कम रखना पसंद करते हैं। तो वो एक और एक आपको कंफर्ट दे जाता है कि सिस्टम में अगर डेट कम है तो अगेन यू आर बेटर ऑफ टू प्रोटेक्ट रिस्क। आपने बताया कि प्रोटेक्शन कैसे होता है डाउन साइड, तो अगर आपके पास डेट कम है तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी खराब हो मार्केट में, क्योंकि क्या होता है कि एज ए इन्वेस्टर वी कैन नॉट टाइम इकोनॉमिक साइकिल्स, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं, थ्रू एंड थ्रू यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। तो ये जो चीज़ है कि डेट भी कम है, दैट ऑल्सो इज़ इन फेवर। एंड अगेन वो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में कम है और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, क्रॉस द बोर्ड इट इज़ लेस। तो ये बहुत सब जो पैरामीटर है वो लार्ज, मिड, स्मॉल पे समान रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए वो डिफ्रेंशिएशन जो पहले कैसा होता था कि लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल में देयर वेर डिफरेंट मेट्रिक्स यू ऑलवेज यूज, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एंड और सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हुआ है कि मैंने जब 3 कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी बोले, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, तो मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने सक्सेस स्टोरीज देखी है लास्ट 1-2 साल में। तो ऐसा करके मेरे हिसाब से ये सेगमेंट हमेशा से सबके रडार में तो होना ही चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट इज़ इसेंशियल कंसिडरिंग इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे लार्ज कैप एक सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को कैप्चर करता है, ये दूसरे सेगमेंट को, तो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री रादर दैन कॉम्पिटिंग बिटवीन लार्ज वर्सेस मिड। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सेट ऑफ कंपनीज भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपको अलग अपॉर्चुनिटी देती है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग, ये सेगमेंट में आपने आपके क्वेश्चन का रुख ये था कि अभी इसमें और क्या लगता है, मेरे हिसाब से इट वुड बी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। मुझे मेरे हिसाब से ऐसा रिस्क रिवॉर्ड में दिस वर्सेस दैट करने की ज़रूरत है। तो श्रेयस, आपने अपने स्टाइल को लेकर, इकोनॉमी को लेकर बहुत सी बातें बताई, अपने सेक्टर से भी बात की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर, या मतलब उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपकी क्या एडवाइस होगी?
इन जनरल मतलब कि पैसा बने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप तो फंड को मैनेज करते हैं, फंड परफॉर्म भी अच्छा करता है, बट देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स टाइम करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं और पैसा नहीं बन पाता है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके लिए क्या एडवाइस होगी? हमेशा यही कहा जाता है कि आपने मार्केट में कितना टाइम स्पेंड किया राइट। और वो राइट टाइम पे स्पेंड किया कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत फास्ट मूव हो जाता है। तो बीइंग फॉर लॉन्ग टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट। आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि कंसर्न्स तो हमेशा ही रहते हैं। करेक्ट। 1 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, और हमेशा आप डिफरेंट कंसर्न्स हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इन्वेस्टर ज़्यादा तो समय तक रहे और उसमें टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइमिंग करने में बहुत बार इवन एक्सपर्ट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट Correct. टू टाइम इट एग्जैक्टली, क्योंकि अब बहुत सारे मैक्रो कंडीशंस है, वो बहुत फास्ट चेंज हो जाते हैं कई बार, और वो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेशली वैल्यूएशंस के हिसाब से भी। तो इसीलिए आई वुड एडवाइस कि असेट एलोकेशन बेस्ड ऑन आपका रिस्क गोल सेट करो, गोल के हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन करो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। तो श्रेयस, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि श्रेयस ने जो भी आज सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही यूज़फुल था और आपको पसंद भी आया होगा। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।